नमस्कार मित्रों, इम्फान IAS PCS क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग वीडियो में मौलिक कर्तव्य के बाद भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि अनुच्छेद 52 से 62 तक मुख्यतः है, इस पर जितने भी IAS PCS तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, उनकी संपूर्ण व्याख्या भी देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत का राष्ट्रपति। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो पहला है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो देखिए, इसमें लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, लेकिन उनके विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। और मई 1992 में 17वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य को भी इसमें शामिल किया गया है। तो देखिए, ऑप्शन में 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 5, तो केवल 1 2 3 5 सही है, मतलब चौथा इसका आंसर नहीं सही है, क्योंकि राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो सही आंसर सी वाला। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, बल्कि निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उनका निर्वाचन किया जाता है। इसमें निम्न लोग शामिल होते हैं: संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पौंडीचेरी के निर्वाचित विधानसभा सदस्य। अब देखिए, यहाँ पे यह है कि इस प्रकार के संसद के दोनों सदनों के जो मनोनीत सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य जिन्हें राज्यपाल नियुक्त करता है, राज्य विधान परिषद के दोनों निर्वाचित और मनोनीत दोनों इसमें भाग नहीं लेते, और दिल्ली और पौंडीचेरी के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग नहीं लेते। तो हमने आपको ऊपर बताया है कि निर्वाचित भाग लेते हैं, मनोनीत भाग नहीं लेते। जो ये यहाँ से है नोट्स में, ये है कि इसमें जो मनोनीत लोग हैं वो भाग नहीं लेते हैं, केवल ऊपर के निर्वाचित लोग ही भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कि वह भारत का नागरिक हो, सही है। वह 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये गलत है, क्योंकि उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा, वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ये भी एकदम सही है। चौथा, वह संघ सरकार, राज्य सरकार, किसी स्थानीय प्राधिकरण में लाभ के पद पर न हो, ये भी सही है। तो देखिए, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि दूसरा वाला 30 नहीं बल्कि 35 होना चाहिए। तो आप देखिए, आंसर में है 1 3 और 4, दूसरा गलत है। तो राष्ट्रपति पद के हेतु अर्हताओं में निम्नलिखित होना चाहिए: वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, वह संघ सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण में लाभ के पद पर न हो। इन सब के अतिरिक्त राष्ट्रपति के चुनाव में कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने आवश्यक हैं। उन्हें 15,000 रुपये RBI में जमा राशि के रूप में जमा करने होंगे, और यदि कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ हैं तो उनकी जमानत जब्त हो जाती है। जो भी राष्ट्रपति का उम्मीदवार होता है, 1997 में ऐसा किया गया है। पहले 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक थे, और इनका वर्णन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि चुनाव के नामांकन के लिए 100 अनुमोदक, 100 प्रस्तावक होने चाहिए। देखिए ये। दूसरा, निर्वाचक एकल संक्रमणी पद्धति द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है, तो ये सही है। तो देखिए, ये पहला वाला है जो आप कहा है वो नहीं सही है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि इसमें 100 नहीं बल्कि 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। तो पहला वाला गलत है, मतलब दूसरा और तीसरा ही सही है। तो केवल आंसर 2 3। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो कि एकल संक्रमणीय होता है, वो क्या होता है? तो इसमें निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य को एक मतपत्र दिया जाता है। मतदाता को मतदान करते समय उम्मीदवारों के नाम के आगे अपने वरीयता क्रम 1 2 3 4 5 के अनुसार अंकित करनी होती है। इस मतगणना में प्रथम चरण में प्रथम वरीयता के मतों की गणना होती है। यदि वह आवश्यक निर्धारित मत प्राप्त कर लेता है तो वह निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है।
यदि प्रथम वरीयता के आधार पर परिणाम नहीं निकलता तो फिर दूसरी वरीयता प्राप्त उम्मीदवारों के मतों की गणना होती है और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कोई उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त ना कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो ऑप्शन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, देखिए अभी जो पीछे बताया हूँ, तो इसी के द्वारा इनका निर्वाचन होता है, जनता के द्वारा, केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। तो ये गलत है, केवल आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा होता है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय क्या है? तो इसमें निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य को एक मतपत्र दिया जाता है। मतदाता को मतदान करते समय उम्मीदवार के नाम के आगे अपनी वरीयता क्रम 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अंकित करना होता है। इस मतगणना में प्रथम चरण में प्रथम वरीयता के मतों की गणना होती है। यदि वह आवश्यक निर्धारित मत प्राप्त कर लेता है तो वह निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। यदि प्रथम वरीयता के आधार पर परिणाम नहीं निकलता तो फिर दूसरी वरीयता प्राप्त उम्मीदवारों के मतों की गणना होती है और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कोई उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त नहीं कर लेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है कि राष्ट्रपति निर्वाचन में संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जांच चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। तो ये गलत है, क्योंकि ये जितने भी विवाद और शंका होते हैं वो चुनाव आयोग नहीं बल्कि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। तो ये गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति अवैध होने पर पूर्व में किए गए कार्य अवैध हो जाएंगे। तो ये गलत है, उनके द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा वो सभी वैध रहेगा। तीसरा स्टेटमेंट है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/10 भाग प्राप्त नहीं कर पाता तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। तो ये गलत है, 1/6 भाग होना चाहिए जो कि 1/10 दिया है। तो इसमें कह रहा है विचार करना है कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए तीनों कथन असत्य हैं, ये इसका स्टेटमेंट मतलब सही आंसर इसका सी वाला है। तो 71 अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी शंकाओं और समाधानों की जांच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा, न कि चुनाव आयोग द्वारा किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। 71(2) में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय यदि राष्ट्रपति की नियुक्ति को अवैध घोषित करता है तो राष्ट्रपति द्वारा पूर्व में किए गए सभी कार्य लीगल होंगे, मतलब अवैध नहीं होंगे, वैध ही रहेंगे। और यदि कोई उम्मीदवार डाले गए कुल मतों का 1/6 जो कि वहाँ 1/10 लिखा था तो 1/6 होना चाहिए, पाने में असमर्थ है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, एकदम सही है। दूसरा, वो राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना उसके द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत दी जाती है, एकदम सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि संविधान के अनुच्छेद 56(1)(b) या 56(1)(ख) में उपबंध है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है। तो इसका सही आंसर 1, 2, 3 है, मतलब बी वाला। तो अनुच्छेद 51(1) में उपबंध है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा और अनुच्छेद 56(2) में उपबंध है कि उपराष्ट्रपति इसकी तुरंत सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। संविधान के अनुच्छेद 56(1)(b) में उपबंध है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है कि केवल संविधान के अतिक्रमण होने पर ही भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जाएगा, एकदम सही है। दूसरा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग या तो लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी लगाया जा सकता है। तो ये दूसरा भी सही है। तीसरा कि राष्ट्रपति पर एक बार भी महाभियोग का प्रयोग भारत में नहीं हुआ। तो ये भी सही है, आज तक अभी एक बार भी भारत में महाभियोग किसी भी राष्ट्रपति पर नहीं लगाया गया है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षा की शपथ कौन लेता है। तो ऑप्शन में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो राष्ट्रपति, क्योंकि संविधान की रक्षा करना पूरा राष्ट्रपति पर निर्भर है, मतलब उसी की राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। तो राष्ट्रपति अपनी शपथ में राष्ट्रपति ये शपथ लेते हैं कि मैं श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्य पालन करूँगा, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पद की शपथ दिलाई जाती है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अगर वो अनुपस्थित है तो वरिष्ठ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के।
राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? देखिए क्वेश्चन आ भी गया ये। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अभी हमने आपको पूरा बताया। तो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पद की शपथ दिलाई जाती है। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है तो वो दिलाते हैं, नहीं तो वो नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पद की शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष तक उसके पद ग्रहण करने की तिथि से होता है। तो एकदम सही है। तो शपथ से नहीं होता, जिस दिन वो पद ग्रहण कर रहे हैं उससे 5 वर्ष तक होता है। दूसरा, संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। एकदम सही है। तीसरा, भारत में राष्ट्रपति अपने पद पर कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है, जबकि अमेरिका में केवल 2 बार। ये भी सही है। भारत में कितनी बार भी कोई राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन अमेरिका में ये नियम केवल 2 बार के लिए है। तो देखिए तीनों स्टेटमेंट सही है। तो राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष तक उसके पद ग्रहण करने की तिथि से होता है। संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत में राष्ट्रपति अपने पद पर कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है, जबकि अमेरिका में केवल 2 बार निर्वाचित होता है। जब तक राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण कर लेता है, मतलब जब तक नहीं कर लेता है, तब तक राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद भी अपने पद पर बना रह सकता है। जो उनका उत्तराधिकारी जब तक नहीं आएगा तो राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद भी उस पद पर आसीन रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन में है महाभियोग द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा, संसद द्वारा। तो ये महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में ये बात कहा गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी सदन में आरोपित किया जा सकता है। सर्वप्रथम इन आरोपों पर सदन के चौथाई सदस्यों, जिस सदन ने आरोप लगाया, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, से हस्ताक्षर कराकर 14 दिन के भीतर राष्ट्रपति को नोटिस देना पड़ता है। महाभियोग का यह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित कराकर दूसरे सदन में भेजा जाता है, और यदि दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता है और 2/3 बहुमत के द्वारा पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। हालांकि भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में तो उपराष्ट्रपति कार्य देखता है, लेकिन उपराष्ट्रपति की अनुमति में कार्य कौन देखता है? तो ऑप्शन में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्य देखता है। मतलब अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश अनुपस्थित है तो कार्यभार उपराष्ट्रपति देखते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हैं तो वो जो कार्य जो है राष्ट्रपति का कार्यभार वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देखते हैं। तो राष्ट्रपति किसी कारण में अनुपस्थित अगर है तो उपराष्ट्रपति उनके कार्यभार को देखता है और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। लेकिन उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति होने पर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और यदि मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित है तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। उस समय उसे संसद द्वारा सभी उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो प्रधानमंत्री, संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो 1, 2, 3, 4, 5 सही है। तो देखिए राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की जो उसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। दूसरा, संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री। तीसरा, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष। चौथा, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को, मतलब वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को। पांचवा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उनके अन्य सदस्यों को। भारत का महान्यायवादी यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है और उसके वेतन का निर्धारण भी राष्ट्रपति ही करता है, नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। भारत का महानियंत्रक और लेखा परीक्षक कैग, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी करता है और पिछड़ा वर्ग के लिए एक आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो इतने की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा में क्रमशः कितने सदस्यों की नियुक्ति या मनोनीत करता है? तो ऑप्शन में है 12, 2, 10, 4, 12, 1, 8, 3।
तो राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन में पहला है कि देखिए इसमें कौन सुमेलित है, ये क्वेश्चन था। ये अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति, दूसरा अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, तीसरा अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव और चौथा अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। तो ये चारों आंसर सही है, मतलब सी वाला सही है। तो अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी, तीसरा अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव है, 55 राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका है, 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए अर्हता है, 58 में राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यताएं हैं, 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें हैं और 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण शपथ का प्रावधान है और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास चर्चा की है। ये पार्ट 1 है, अभी इससे संबंधित एक पार्ट 2 और भी आएगा। तो एम्पान IAS PCS क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।